हेलो दोस्तों, मैं हूं मारिया चौधरी। क्राइम स्टोरी इन्फो डॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बेंगलुरु की है। एक फिल्म ऐसी है जिसके ऊपर ना जाने इस देश में ही कितने सारे क्रिमिनल्स ने उस फिल्म को देखने के बाद उसी की कॉपी करने की कोशिश की, अपने जुर्म को छुपाने के लिए। दृश्यम पहली जो आई तो सुपर हिट रही। इसके बाद पार्ट 2 बनाई, पार्ट 2 भी सुपर डुपर हिट रही। अब इस फिल्म की जो कहानी थी वो एक मर्डर केस के इर्द गिर्द है कि कातिल एक कत्ल करता है और फिर लाश को छुपाता है। कैसे कानून और पुलिस को गुमराह करता है और वो बचता रहता है। तो हर मुजरिम, हर कातिल यही सोचता है कि जब वो क्राइम करे तो पुलिस उस तक ना पहुंचे और वो अपने जुर्म को छुपाने में कामयाब हो ताकि सजा से बच जाए। पर ऐसा होता नहीं। लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सिर्फ दृश्यम पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 2 को भी पूरी तरह से कॉपी कर रखा था। जो फिल्म पार्ट 1 में दिखाया गया और फिर पार्ट 2 में उसने उन दोनों चीज़ों को अपने जुर्म को छुपाने के लिए सेम वैसा ही किया। उसकी सोच, उसके इस दिमाग ने खुद बेंगलुरु पुलिस को चकरा कर रख दिया था। एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त। 12 अगस्त को बेंगलुरु के करीब एक कपल हस्बैंड वाइफ एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट ये कि जो कपल थे उनमें से वाइफ कहती है कि मेरी एक सहेली है और उस सहेली का नाम ललिता है और ललिता पिछले 24 घंटे से गायब है। लेकिन हमें पूरा शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि ललिता का कत्ल हो गया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति उमेश है। अब पुलिस उससे सारी जानकारी लेती है। उनको कहती है ठीक है, आप कंप्लेन दीजिए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ललिता के हस्बैंड उमेश के पास पहुंचती है। उमेश को लगता था कि ललिता का किसी और के साथ अफेयर है और ललिता को लगता था कि उमेश का किसी और के साथ अफेयर है। उसी बेंगलुरु शहर में करीब 2 साल से दोनों पति पत्नी अलग रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ललिता ने फैसला कर लिया था कि वो उमेश को डिवोर्स दे देगी और इस तलाक के बाद वो अपने बेटे के साथ रहेगी। लेकिन उमेश नहीं चाहता था कि ललिता उसे डिवोर्स दे। तभी एक दिन 11 अगस्त को उमेश की वाइफ ललिता अपनी सहेली के पास पहुंचती है और कहती है कि अभी अभी मेरे पास उमेश का फ़ोन आया और वो इस डिवोर्स और बाकी चीज़ों के लिए कह रहा है। तो ललिता अपनी सहेली से कहती है कि देखो, मैं तो जा रही हूँ लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। पता नहीं उमेश के मन में क्या चल रहा है। मुझे डर भी लग रहा है लेकिन मुझे ये सारा मामला ख़त्म भी करना है। तो तुम मुझे अपनी स्कूटी दे दो, मैं इसी से चली जाती हूँ और शाम तक वापस आकर लौटा दूँगी। लेकिन साथ ही वो कहती है कि देखो, मैं तुमको अपना लाइव लोकेशन भी दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं उमेश पर मुझे यकीन नहीं होता। अगर मैं लौट के ना आऊँ तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। अब ललिता अपना लाइव लोकेशन अपनी सहेली को देती है और उसके बाद वो चली जाती है। लाइव लोकेशन बेंगलुरु से करीब 7 किलोमीटर दूर एक जंगल का इलाका था। अब अचानक लोकेशन वहां तक जाकर रुक जाता है। तब तक रास्ते में बीच बीच में 1-2 बार उससे अपनी सहेली से बात की थी। उसने कहा बस मैं पहुंचने वाली हूँ। आखिर शाम को 6:11 पर मोबाइल बंद हो जाता है। उससे पहले ललिता की बातचीत हो रही थी लेकिन अब फ़ोन बंद जा रहा था और लाइव लोकेशन भी रुक चुकी थी। अब सहेली परेशान कि वहां पहुंची है, मोबाइल स्विच ऑफ है और उसे लगता है कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी या फिर वहां पर नेटवर्क रहा होगा, ऐसा कोई इशू होगा। लेकिन अब वो इंतज़ार करती है क्योंकि सहेली बता कर गई थी कि मुझे अपने पति पर यकीन नहीं है। इसलिए सहेली परेशान। शाम से रात हो जाती है, ललिता लौटती नहीं। उसकी स्कूटी लौटाने के लिए देर रात अचानक जब उमेश पहुंचता है
ललिता की उसी सहेली के घर जहां से उसने स्कूटी ली थी, और वो स्कूटी लाकर देता है और उसको स्कूटी देता है। कहता है कि स्कूटी लौटाने आया हूँ। सहेली पूछती है कि मेरी दोस्त ललिता कहाँ है, तो उसने कहा कि ललिता को मैंने बस स्टॉप पर छोड़ दिया, वो शायद अपने घर चली गई होगी। लेकिन इधर ललिता का मोबाइल बंद है। ललिता जाने से पहले ही शक जता चुकी है। सहेली को अब शक होता है और वो अपने पति से बात करती है। पति कहता है एक बार रात भर और इंतजार करके देख लेते हैं। इसके बाद सुबह होती है। ललिता का कोई सुराग नहीं है, मोबाइल भी बंद। अब जहां ललिता रहती थी वो वहां भी नहीं पहुंची। अब सहेली को कुछ गड़बड़ लगती है और वो 12 अगस्त 2024 को इसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है और रिपोर्ट लिखा देती है अपनी सहेली की मिसिंग की। अब ये सारी बातें वो पुलिस अफसर को बताती है कि वो अपना लाइव लोकेशन देकर गई थी, इतने बजे लास्ट कॉल हुआ था और लोकेशन भी बंद हो गई थी। अब पुलिस जो है उमेश को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो भी कहानी सुनाता है कि मैं गया था, डिवोर्स के बारे में बात करनी थी। मैं लौट आया और उसे मैंने बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे भी नहीं पता। अब क्योंकि लाइव लोकेशन इस सहेली के पास था, जब पुलिस भी उसके साथ उस लोकेशन पर पहुंची तो पहुंचने के बाद देखा आसपास में तो जंगल है और कुछ है ही नहीं, और वो भी घना जंगल। पुलिस के दिमाग पर ये सवाल था कि आखिर इतनी दूर इस जंगल के इलाके में ही क्यों इन दोनों को बात करनी थी, कहीं और भी आपस में मिलकर बात कर सकते थे। अब पुलिस उमेश से सख्ती से पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि मैंने ही ललिता को जंगल वाले इलाके में मिलने के लिए बुलाया था और वो मुझसे मिलकर बात करने को मान गई। तो वहां जाने के बाद मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका गला दबा दिया और उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने वहीं जंगल में एक जगह पर लाश को गड्ढा खोदकर दबा दिया और मैं वापस चला आया। मैंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब उमेश अपना जुर्म कन्फेस कर चुका था। पुलिस ने भी कहा चलो एक केस सॉल्व हो गया। जिस जगह पर उसने बताया वहां पर गड्ढा खोदा गया। ललिता की लाश भी बरामद हो गई। क्योंकि 24 घंटे के अंदर लाश बरामद हो गई थी, इसलिए शिनाख्त में भी कोई मुश्किल नहीं आई थी। अब उमेश को पुलिस हिरासत में पूछताछ करने के बाद अब उसे जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन तभी ये सारी कहानी सुनने के बाद जो उस थाने के इंस्पेक्टर थे उनके मन में एक सवाल आया। सवाल यह था कि अगर उमेश को ललिता का कत्ल ही करना था तो बेंगलुरु में जिस जगह पर वो रहता था और ललिता रहती थी वो बेंगलुरु का ही आउटकट था। उसके बाद सन्नाटा था, झाड़ियाँ थीं, सड़क पर भी वो कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था। वो उसे वहीं भी मार कर ठिकाने लगा सकता था। उसे 7 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बीवी को कत्ल करना क्यों पड़ा, यह बात बड़ी अटपटी लग रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि तुम उसको कहीं और भी मार सकते थे, कहीं भी दफना सकते थे, पर यह 7 किलोमीटर दूर पर उस जंगल के करीब ले जाने के पीछे क्या मकसद था? वह टालता रहा। उसने कहा कि वहां पर कोई नहीं था। मैं कत्ल के मकसद से नहीं गया था। पहले तो बातचीत की, बातचीत कामयाब नहीं हुई, फिर मैंने गुस्से में उसे मारा और वहां पर सन्नाटा था इसलिए मैंने उसे दफना दिया। लेकिन पुलिस को उसका जवाब खटक रहा था। लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और इंस्पेक्टर के दिमाग में ये बार बार घूम रहा है कि ये कातिल जो कत्ल करने के इरादे से निकला है वो कोशिश करता है कि ये जल्दी कत्ल करे, लाश से पीछा छुड़ाए और भाग जाए। लेकिन यहाँ ये पूरे 7 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और 7 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बीवी को मारता है। इस 7 किलोमीटर के बीच में कोई राज और पहेली ज़रूर है।
लेकिन वो क्या है ये इंस्पेक्टर पता लगाकर रहते हैं। अब क्योंकि वो पुलिस हिरासत में था और पुलिस कस्टडी उसको मिली हुई थी, तो पुलिस कस्टडी में उससे अब डिटेल से पूछताछ करने का फैसला हुआ। फिर पुलिस ने सख्त तरीका अपनाया। हालांकि वो अपने कत्ल का इकरार कर चुका था और पुलिस को भी कुछ नहीं चाहिए था। लाश की भी उसकी शिनाख्त हो चुकी थी। सब कुछ है, लेकिन पुलिस को कुछ खटक रहा है। यह 7 किलोमीटर का फासला और इसके पीछे लग रहा है पुलिस को कोई नई कहानी है। तो पुलिस उससे 7 किलोमीटर की पहेली को फिर से पूछना शुरू करती है और बार बार पूछती है और आखिरकार पुलिस कामयाब हो जाती है। इस बार बार के पूछने के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो पिछले 5 सालों से एक राज थी, जो किसी को पता नहीं थी। और जब उस कहानी का खुलासा हुआ तो खुद पुलिस हैरान रह गई। कहानी ये थी कि जब पुलिस कस्टडी में बार बार पूछा गया उमेश से, तब उमेश ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम किरण है। हम दोनों बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, वहीं साथ साथ पले बढ़े हैं और काम के लिए मैं फिर इधर आ गया। किरण वहीं रहता है, पर हमारी दोस्ती अभी भी थी। तो बोला, एक रोज किरण मिला था मुझे। मैंने उससे पूछताछ की, बातचीत की। फिर मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया और मैंने कहा, यार मुझे अपनी बीवी से छुटकारा पाना है और मुझे उसे मारना है। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुझे अगर छुटकारा पाना है तो अपनी पत्नी को शहर के आखिरी में 7 किलोमीटर दूर जंगल में लेकर जा और वहीं मार कर वहीं दफना दे। वहाँ सेफ रहेगा, पुलिस भी पता नहीं लगा पाएगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब पुलिस को लगा कि किरण इसको ये सुझाव दे रहा है कि तुम 7 किलोमीटर दूर से एक जंगल में जाओ, वहाँ ले जाकर मार दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये किरण को कैसे पता कि इस जंगल में कत्ल करना या लाश को दफनाना सेफ है और कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी। अब इस सवाल पर पुलिस ने उससे सवाल करना शुरू किया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा, असल में किरण ने 5 साल पहले अपनी बीवी का कत्ल किया था और अपनी बीवी को उसने जंगल में ही मार कर दफना दिया और आज तक पुलिस को पता नहीं है। अब जब पुलिस के सामने ये कहानी आई तो उसने कहा कि दोस्त की बीवी लापता है, कि एक शख्स 5 साल पहले कत्ल किया था और आज तक किसी को नहीं पता, ये कैसे मुमकिन है। अब पुलिस पहुंचती है उस गांव और किरण को उठा लाती है। किरण को उठाने के बाद उससे पूछताछ होती है। उससे अब चूंकि 5 साल पुराना मामला है, कंप्लेन है नहीं, तो क्या किया जाए कि अब पुलिस किरण की जो वाइफ थी और किरण की जो कहानी जानती है, तो उस पूरे गांव में किरण ने ही बताया कि वो एक प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये गांव को भी पता और किरण के ससुराल को भी यही पता है, उसकी सास को भी पता है। अब पुलिस किस तरह उस सास को ढूंढने के लिए टीम भेजती है। इधर पुलिस कस्टडी में किरण को रहते हुए 4-5 दिन हो गए हैं और पुलिस हैरान है कि एक भी उसका रिलेटिव रिश्तेदार उसका हाल चाल पूछने थाने में नहीं आया। पता नहीं क्या है। खैर, अब पुलिस किसी से उसकी सास तक पहुंचती है। जब सास तक पहुंचती है और उससे पूछती है कि आपकी बेटी पूजा कहाँ है, तो वो कहती है कि वो तो 5 साल पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसने कहा, आपको कैसे पता? उसने कहा, मेरे दामाद ने बताया है। किरण ने तो उन्होंने कहा, कहाँ भाग गए? लेकिन 5 साल हो गए, आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, मेरे दामाद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, उसने मुझे कंप्लेन की कॉपी भी दिखाई। अब सास से पूरी बातचीत करने के बाद पुलिस के पास सबूत था। वो किरण से फिर से इंट्रोगेट करती है, पूछती है। किरण कहता है
कि जब मेरी बीवी भागी मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस में वहाँ जहाँ मैं गांव में रहता था। और मैंने जब वो कंप्लेन की थी तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी गए थे। अब पुलिस की टीम उस थाने पहुंचती है और 2019 का वो पूरा 1 मई 2019 को उसकी वाइफ पूजा गायब हुई थी। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक उसके दोस्तों के नाम बताए तो पुलिस उन दोस्तों को भी उठाती है और पूछती है कि क्या वो अपनी बीवी की कंप्लेन दर्ज कराने तुम्हारे साथ थाने गया था। तो दोस्त मुकर जाते हैं, कहते हैं हम तो कभी इसके साथ पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। अब पुलिस समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने कंप्लेन नहीं दर्ज कराई और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, और जो उमेश तुम्हारी बीवी के कत्ल का ही बात कह चुका है, तुम्हारी मदर इन लॉ वो भी कह रही हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने उन्हें झूठी कंप्लेन दी थी। तो अब सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब किरण को भी लगा कि वो चारों तरफ से घिर गया है। इसके बाद फिर उसने सच बताया। सच्चाई यह थी कि किरण की अपनी बीवी से नहीं बनती थी, उसके लक्षण अच्छे नहीं थे। तो फिर एक रोज उसने मौका पाकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद 2019 में मई का महीना था, लाश को अपने साथ स्कूटर पर ले गया और उसके घर से कुछ ही दूरी पर जंगल है, पूरा बड़ा घना जंगल। वहां अंदर जाकर उसने गड्ढा खोदा और लाश को दफना दिया, और घर आकर और गांव में यह बता दिया कि मेरी बीवी का चक्कर था, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और अपने बच्चों को भी छोड़ गई। उसका एक छोटा बेटा था। अब किरण ने असल में उसी वक्त ही उसने दृश्यम मूवी देखी थी, और उसे पता था कि अगर लाश को दफना दो और ऐसी जगह जहां तक पुलिस ना पहुंच पाए तो फिर लाश कभी नहीं मिलेगी, तो कत्ल का मामला कहां से बनेगा। तो इसलिए उसने लाश को दफना दिया और इधर अपने ससुराल में सबको जाकर यह बता दिया कि मेरी बीवी भाग गई, और सबको कहा मैंने कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन वो कंप्लेन झूठी थी। अब वो हर महीने बार बार आकर उस जंगल में अपनी बीवी की कब्र को देखता था जहां उसने उसे दफनाया था। महीने में चुपचाप आता, देखता कि सब कुछ ठीक ठाक है, घास उगाई है, बॉडी उसी के अंदर है, और वो मुस्कुराकर खुशी से वापस लौट जाता। एक दिन वो जंगल में आता है और देखता है कुछ लोग इकट्ठे हैं। वो वहां जाकर पता करता है कि भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ वगैरह काटकर हम यहाँ पर बाउंड्री करेंगे। दरअसल वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे जो बाउंड्री करने के लिए आए थे, लेकिन वो डर गया उनको देखकर कि यहाँ पर वो गड्ढा खोदेंगे, फिर उसकी बीवी की लाश मिल जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। और इत्तेफाक से भी घेराबंदी का रूट उसी तरफ था जहां पर उसकी बीवी की लाश दफन थी, इसलिए ज़मीन की खुदाई भी हो रही थी। अच्छा, ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी दौरान दृश्यम 2 आ गई। पहला पार्ट उसने देखा था, उसको दफना दिया, लेकिन दूसरा पार्ट जब देखा कि एक पुलिस स्टेशन बन रहा है, उसके नीचे लाश दफना देता है, और उसके बाद ये फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसने ये फिल्म बार बार देखी। अब अगले एपिसोड में ये था कि कभी ना कभी तो ये पुलिस स्टेशन से लाश बाहर आ सकती है कंकाल की शक्ल में, तो पकड़े जाएंगे। तो वह वहाँ से कंकाल निकालता है, फिर उसे जलाता है। उसे जलाने के बाद जो भी कुछ बची कुची हड्डियाँ, दांत वगैरह थे, उसने पास ही जंगल में बने एक फार्म हाउस के किनारे दीवार के पास गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिए। और ये सब कुछ उसने दृश्यम पार्ट 2 से सीखा था। उसके दिमाग में दृश्यम पार्ट 2 ही चल रही थी। उसने सोचा अब भी ये राज नहीं खुलेगा और वो बचा रहेगा, लेकिन अब 2024 में उसके दोस्त उमेश के साथ उसकी पत्नी का यही विवाद शुरू हुआ और उसने उसे सलाह बताई।
जिसके ज़रिए वो पकड़ा गया। लेकिन अब पूजा की बॉडी के जो बचे कुचे हड्डियां वगैरह थीं वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। अब वहां से लैब भेज दिया गया और वहां से जो डीएनए रिपोर्ट आई पता चला कि ये उसी की बीवी थी, पूजा, जो 2019 से गायब थी। अब ललिता के हस्बैंड उमेश को और किरण को, दोनों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी उन पर मुकदमा जारी है और ये अक्टूबर 2024 में उन पर मुकदमा चला तो जेल भेज दिया गया। कहानी अब यहीं ख़त्म होती है। आगे लौटेंगे ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए क्राइम स्टोरी इन्फो चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।